वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ वी। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, सोशल साइंस, क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी बेस्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने अभी तक 2 पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. Louis XVI had increased taxes for the reason you have learned in the previous सेक्शन। हमने देखा था कि उसकी ट्रेजरी खाली थी, उसको टैक्सेस बढ़ाने तो उसे पैसों की जरूरत थी। हाउ डू यू थिंक he could have gone doing this in France? The old regime in the monarch did not have the power to impose the taxes according to his will alone. तो monarch के पास टैक्स बढ़ाने का पावर थी, बट वो सिर्फ अपनी विल पे नहीं बढ़ा सकता था। उसको उसको क्या करना पड़ता था? ही हैज टू कॉल द स्टेट जनरल मीटिंग एंड देन स्टेट जनरल की मीटिंग पे उसको प्रपोजल रखना पड़ता था, और फिर प्रपोजल रखने के बाद तभी वो न्यू टैक्सेस इंक्रीज कर सकता था। द स्टेट जनरल हैज अ, अभी स्टेट जनरल क्या है इसकी मीनिंग देख लेते हैं। द स्टेट जनरल इज अ पॉलिटिकल बॉडी, it's a political body to which 3 states send their representative. ये एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों स्टेट के लोग आया करते थे। ठीक है, however the monarch alone could not decide when to call the meeting. However the monarch alone could decide when to call a meeting ऑफ दिस बॉडी। तो जब मोनार्च को, जब किंग को ज़रूरत महसूस होती है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि टैक्स बढ़ाने का, जो कि वो सिर्फ अकेले नहीं ले सकता था, उसको वोटिंग करानी पड़ती थी। और फिर उसके बाद तो लास्ट टाइम जब मीटिंग बुलाई गई थी तो 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है, ऑन मई On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass a proposal for the new taxes. तो लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई और उसने एक असेंबली बुलाई जिसमें वो जनरल स्टेट को बुलाता है फॉर, जिससे कि वो टैक्सेस बढ़ा सके। ठीक है, रेस्प्लेंडेड हॉल इन द वेस्टाइल वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द मीटिंग। तो एक हॉल का वर्सटाइल एक प्लेस है फ्रांस में जहाँ पे ये हॉल था, उसमें उसमें पूरी प्रिपरेशन की गई जिससे कि वो मीटिंग कराई जा सके। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट और सेकंड में से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए एंड हु वाज सेंट इन द रो फेसिंग ईच अदर ऑन द टू साइड। तो वो मतलब कैसे बैठे थे? पहले किंग बैठा था, फिर फर्स्ट स्टेट बैठा था, देन सेकंड स्टेट भी बैठा था, थर्ड स्टेट नीचे की तरफ बैठा था। ठीक है, तो वाइल 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। तो नीचे की तरफ थर्ड स्टेट बैठा था। ठीक है, एंड द थर्ड स्टेट हैज रिप्रेजेंटेड डन मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड। थर्ड स्टेट में कौन से लोग आए थे? सिर्फ वही लोग आए थे जो थोड़े पैसे वाले थे, और उसमें से थोड़े से प्रॉस्परस और एजुकेटेड थे, वही आए थे। जो फार्मर्स थे और जो वुमेन्स थी उनको तो बुलाया ही नहीं गया था, वो आए ही नहीं थे। पेजेंट आर्टिशन वुमेन्स वर डिनाइड, और जो ये पेजेंट आर्टिशन वुमेन्स थे इनको तो एंट्री करने से ही डिनाई कर दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? ये इन लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस, अपने दुख को लिख के भेजा था मीटिंग, वहाँ के लोग, मतलब वहाँ असेंबली में अब लेटर्स लिखे थे, 40,000 लेटर्स लिखे थे। ठीक है, तो 40,000 लेटर्स को लेके आए थे ये 600 लोग जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, वो थोड़े बहुत प्रॉस्पेरस और थोड़े एजुकेटेड मेंबर थे ये। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि अरे ये तो बहुत सही तो है, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में 300, मैं भूल जाती हूँ कि मेरा माउस सही से काम नहीं करता है। तो आप सोचोगे कि पे फर्स्ट स्टेट पे 300 गए हैं, सेकंड स्टेट पे 300 गए हैं, थर्ड स्टेट में 600 गए, तो बराबर ही तो गए हैं 600। ठीक है, लेकिन ये गलत है, बिकॉज फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में जो कि 10% जनता थी, वो 300 आ रही है, जिसमें 90% जनता जो तो थर्ड स्टेट में, वहां से 600 लोग आ रहे हैं। तो ये प्रपोर्शन तो बहुत ही गलत हो गया ना। तो ये इक्वल प्रपोर्शन था नहीं, तो ये इसके लिए ना, ये इक्वल प्रपोर्शन था नहीं। और जब वो लोग मांगेंगे कि हमें इक्वल वोटिंग राइट दो, वन पर्सन वन वोट दीजिए, तो किंग मना कर देगा। ठीक है, वो वन स्टेट वन वोट देगा। वोटिंग द जनरल स्टेट इन द पास्ट हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैज वन। पहले
पहले भी यही होता था कि जनरल स्टेट की मीटिंग पे हर एक स्टेट को एक वोट मिलता था, ठीक है। द टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू सेम प्रैक्टिस। लुइस 16 ने भी यही बोला कि अरे मैं तो सेम प्रैक्टिस करूंगा, मैं क्यों 1 पर्सन 1 वोट, मैं नहीं। और अगर वो ऐसा करता तो फिर वो जिस टैक्स लगाना था, तो फिर अगर पूरे 600 लोग बोलते कि अरे नहीं टैक्स नहीं बढ़ाना है और उसको टैक्स लगाना था, तो वो मना कर देते, तो फिर इक्वल हो जाता, तो डिनाई हो जाता, तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाती। अब 2 स्टेट हाँ कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, क्योंकि उनको पैसा देना नहीं है, टैक्स देना नहीं है, थर्ड स्टेट को टैक्स देना है, उसी को प्रॉब्लम होगी, जिसे देना है उसी को तो खलेगा। तो जब उसको खलेगा तो इस वजह से लुइस 16 ने 1 पर्सन 1 वोट किया ही नहीं, उसने 1 स्टेट 1 वोट किया, ठीक है। अदर मेंबर has demanded voting now it is conducted by the assembly as a whole where each member should have one थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि असेंबली के हर इंसान को, हर मेंबर को 1 वोट मिलना चाहिए, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड द फिलोसफर लाइक रूसो। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जो ये फिलोसफी, ये आइडिया किसने दिया था, ये रूसो ने अपनी बुक में दिया था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, जब किंग ने जब ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो फिर गुस्से की मारे मेंबर्स जो थर्ड स्टेट के थे वॉक आउट फ्रॉम द असेंबली, असेंबली से बाहर निकल के जाते हैं और क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच of the third state viewed themselves as spoken man for a whole French nation। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने उन्होंने अपने द रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्व्स स्पोक मैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो उनको लगता है कि वो फ्रेंच नेशन के क्या है, फ्रेंच नेशन के बोलने वाले हैं, ठीक है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें फ्रेंच नेशन के लिए, उनको अपने सोसाइटी के लिए, उनको अपनी सोसाइटी के लिए चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं बोलेंगे तो चीज़ें कभी सही नहीं होंगी। ओके, ठीक है। ऑन जून 20 जून 20 जून को दे असेंबल इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट विद 20 जून को क्या कहते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट पे इकट्ठा होते हैं इन द ग्राउंड ऑफ वर्सटाइल के ग्राउंड पे। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। और अब क्या होता है, देखो, तो वहां से गुस्से के मारे दो स्टेट से निकल आए थे, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर अगर हमने कुछ अभी नहीं किया तो बाद में कौन करेगा, तो इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और उनको समझते हैं अब हम ही कुछ करेंगे, अब हम ही कॉन्स्टिट्यूशन को हटाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हटाएंगे अब हम ही लोग मोनार्ची को हटाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। फिर वो लोग क्या करते हैं, 20 जून को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 20 जून को वो क्या करते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट पे जाके मिलते हैं, क्योंकि ओपन तो वो मिल नहीं सकते थे, क्योंकि ओपन मिलेंगे तो राजा को पता चल जाएगा, राजा हमला ना करते, ठीक है, अपने सैनिक ना भेजे, तो वो इंडोर टेनिस कोर्ट पे मिलते हैं। और ऐसी प्लेस भी तो होनी चाहिए जहाँ पे सारे 600 के मेंबर इकट्ठा हो सकते हैं। तो टेनिस कोर्ट काफ़ी इतना तो बड़ा था कि वहाँ पे वो मिल सकते थे, वहाँ सब लोग आ सकते थे एक साथ, ठीक है। और जब वो एक साथ आएंगे तभी डिस्कस करेंगे, छोटी मोटी जगह पे मिल नहीं सकते थे, ठीक है। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नेशनल असेंबली, और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है नेशनल असेंबली पहली बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्वर टू दिस पर टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस दैट विल लिमिट द पावर ऑफ द महाराजा। और फिर वो ये कसम खाते हैं कि वो ये कसम खाते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे फ्रांस के, और जो मोनार्च का पावर है उसको लिमिट करेंगे, ठीक है। उनका ये मेन पर्पस यही था कि पावर को लिमिट करना है, उनको मोनार्च के पावर को लिमिट करना है, उनको कि जो मोनार्च अपनी जो रूलर है वो अपनी मनमानी करता है वो ना कर पाए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना है। दे वर लेड बाय द मिराबिस एंड एबीसिस। और ये उनकी इस क्रांति में, उनकी इन चीज में दो लोगों ने मतलब बहुत सारे
और भी लोगों ने हेल्प की थी। उनमें से थे एक मीराबू और एबिसियस। मीराबू और एबिसियस जो थे ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है। जस्ट लाइक इंडिया का जब इंडिया में जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रही थी तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स नहीं बट कुछ ब्रिटिशर्स अच्छे भी हुआ करते थे जिन्होंने इंडिया की तरफ से लड़ाई की थी और इंडिया की हेल्प की थी कि ब्रिटिशर्स को थोड़ा जवाब दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रांस रिवोल्यूशन में फ्रांस के फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों में से कुछ लोग जो थर्ड स्टेट की बात सुनते थे, थर्ड स्टेट की हेल्प करते थे, उनमें से ये दो लोग थे, मीराबू एंड एबिसियस। मीराबू वाज born in the noble family। मीराबू कौन थे? वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, बट ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू do away with the society of feudal privileges, ठीक है। but was convinced of the need to do with the society of privilege, फेडरल प्रिविलेज। पर वो क्या करते थे, उनको उनको ये जरूरत महसूस हुई कि हाँ ये जो प्रिविलेज फेडरल प्रिविलेज है ये सोसाइटी में ये जो है ये अब इसको जाने की जरूरत है, ये गलत है। ही ब्रॉट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच। और वो जर्नल लिखा करते थे और पावरफुल स्पीच दिया करते थे क्राउड में वर्सटाइल के अंदर, ठीक है। एबिसियस कौन है? एबिसियस वाज द प्रीस्ट। ये एक प्रीस्ट थे जो एक इन्फ्लुएंस पैम्पलेट लिखा जिस और पैम्पलेट पे जो उन्होंने लिखा था अबाउट, उन्होंने किस चीज के बारे में लिखा था? अबाउट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी इन वर्सेटाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाली लाइन कि नेशनल असेंबली जब वर्सेटाइल में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ फ्रांस सिड विद द टर्मोइल। तो जो बचा हुआ फ्रांस था, जो बाकी लोग थे, वहां पे टर्मोइल हो जाता है। टर्मोइल हो जाता है इन द सेंस कि वहां पे लाइक वहां पर क्रांति हो जाती है, वहां पर डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। अ सवर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। विंटर की वजह से क्या हुआ था? एक तो बैड हार्वेस्ट हुआ था, ठीक है। ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो बढ़ चुके थे, ठीक है। ब्रेड के प्राइसेस बढ़ चुके थे तो और जो बेकर्स थे वो क्या थे? वो वहां पर बेकर्स ने क्या किया था? बेकर्स ने एक्सप्लॉइट करने लगे सिचुएशन को और सप्लाईज को होल्ड करने लगे। लाइक सपोज लाइक जैसे कि इंडिया में अगर उत्तर प्रदेश में लाइक सपोज प्याज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और प्राइस क्योंकि प्याज कम प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि यार अब जो सप्लायर्स है उसको थोड़ा दबा के रख लेते हैं जिससे और प्राइसेस बढ़ जाए तो हम उसको और महंगे में बेचे और हमारा और फायदा हो, ठीक है। तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन द लॉन्ग क्यून एट द बेकरी, तो काफी लंबी घंटों तक लाइन में खड़े रहते हुए बेकरी के सामने, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन, तो वुमेन्स क्या होता है काफी एंग्री हो जाती थी और फिर और शॉपकीपर्स ना कहते अब तो खत्म हो गया, अब हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ कह देते थे शॉपकीपर्स। तो फिर वो शॉप पे भिड़ जाती थी, शॉप पे ही हमला कर देती थी। ये नौबत आ चुकी थी क्योंकि एक बार मना किया तो ठीक है, दो बार, फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। शॉपकीपर्स कहते थे ब्रेड ही नहीं है हमारे पास, ब्रेड खत्म हो चुके, तो फिर शॉप्स पे हमले होने लगे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, ठीक है। उसी टाइम पे किंग ने ऑर्डर दिया कि ये पेरिस पे ट्रूप्स आएंगे। ऑन 14 जुलाई द एग्रीगेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बस्टाइल। तो देखो अब यहाँ पे फिर एक ये वही वाली चीज़ है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि 14 जुलाई को किंग ने ऑर्डर दिया था पेरिस पे जाने के लिए और फिर वहाँ पे जो गुस्सैल जनता की अरे किंग की आर्मी आ रही है, हम पे हमला करेगी एंड ऑल दैट, तो हम ही हमला कर देते, उसके आने से पहले हम ही डिस्ट्रॉय कर देते बस टाइप पे, ठीक है। तो ये देखो अब ये जो इंसिडेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो इंसिडेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नेशनल असेंबली बिजी थी अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली बिजी थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, मतलब ड्राफ्ट कर रही थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है 1789 से लेके 1791 तक। कब तक बनाती है? 1789 से लेके 1791 तक बनाती, 1791 तक बनाती है, 1
97 91 तक बनाती है, ठीक है। वो एक्चुअली मेरा आई राइट इट विद माई माउस, तो उस वजह से बहुत सही से लिखाता नहीं है, बट एनी वे ओके। सो दिस इज द रीजन। फिर उसके बाद आप फिर कंट्री साइड पे क्या होता है, कंट्री साइड पे देखेंगे हम कि कंट्री साइड पे इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड इन द विलेज। तो कंट्री साइड पे भी रूमर फैल जाता है एक विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनोर, जो बड़े मैनोर क्या होते हैं, हवेलियाँ, बड़ी हवेलियाँ जो होती है, वहाँ पे बड़ी हवेलियों में रहने वाले जो लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, बैंड ऑफ ब्रिगेड्स का मतलब होते हैं गुंडे, ठीक है, गुंडों को हायर किया है और उनसे उनको उनको वो भेज रहे हैं ऑन देवर ऑन द वे, वो क्या है अपने रास्ते पे हैं टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, और जो फार्मर्स के क्रॉप्स है वो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस फियर की वजह से कि अरे अब जो बड़े महल में रहने वाले बड़े मैनोर में रहने वाले लॉर्ड्स ऑफ मैनोर ने क्या किया है, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स को हायर किया है, मतलब गुंडों को हायर किया है कि हम जो क्रॉप्स उनको डिस्ट्रॉय करें। तो इस फियर से ये भी एक रूमर फैला था, एक रूमर फैला था वहाँ पे पेरिस में, जिसकी वजह से बस्टाइल पे हमला हो गया था। और उसके पहले वहाँ पे विंटर आया था, बहुत ठंड थी, तो वहाँ पे क्रॉप्स नहीं हुए थे, तो ब्रेड नहीं बन पा रही थी, वो हम ब्रेड की शॉप्स पे हमला हो रहा था, ठीक है। वेस्ट साइड पे हमला हुआ, कंट्री साइड पे ये रूमर हुआ, तो फिर डर के मारे पीजेंट्स ने क्या किया, अपने डिस्ट्रिक्ट के क्या किया, अपने होज एंड पिच फोक्स, वो कुल्हाड़ी और वो जो फार्मिंग में यूज करने वाले जो टूल्स होते हैं, आप देख लेना गूगल पे टाइप करके होज एंड पिच, वही आपको फोटो दिख जाएगी, आप समझ जाओगे, वो दे आर जस्ट द टूल्स बाय विच दे डू देयर फार्मिंग। तो होज एंड पिच फोक उठा के उन्होंने क्या किया, चेटवेक्स पे हमला कर दिया, ठीक है। दे लूटेड द होटेड ग्रेन, उन्होंने वहां पे रखे हुए जितने भी रखा हुआ अनाज था उसको लूट लिया, ठीक है। बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट है उसको किसी जला दिया, किसी ने बोला होगा कि अरे इनके पहले तो कागजात चलाओ, इसको मैंने टैक्स नहीं दिया है, या फिर इसने मुझे पैसा दिया है, कुछ भी, तो डॉक्यूमेंट्स चला दिए। क्रॉप्स जो गेन्स थे, जो अनाज था उसको हड़प लिया, ठीक है। बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, किसका कितना पैसा बचा है वो उसमें रहता था। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग द नेबरहुड कंट्री। तो कई सारे लॉर्ड्स ने क्या किया था, वो वहां से फिर घर छोड़ के भागे, भाई के इन्होंने हमला कर दिया, तो जान बचा के भाग गए, अपनी चीजें लेके भाग गए कि दोबारा ना हमला कर दे, माइग्रेट करके नेबरिंग कंट्री में पहुंच गए, अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच गए, दूसरे शहरों में दूसरी कंट्री में चले गए। फेस विद द पावर ऑफ द रिवॉल्विंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिक्वेजिशन ऑफ नेशनल असेंबली को अब लुइस 16 एक्सेप्ट करता है, रिकग्नाइज करता है। इसके पहले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो रिकग्नाइज ही नहीं करता। अब वो सोचता है कि अरे इसने अभी तो इन्हीं लोगों के ऊपर हमला किया है, या कहीं ये लोग आके मेरे ऊपर हमला ना कर दे, तो लुइस 16 भी डर के मारे सोचता है चलो ठीक है, ये इतना ही तो कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को तो कह रहे हैं, तो चलो मान ही लेता हूँ, उनको रिकग्नाइज कर लेता है, ठीक है। और फिर वो साइन कर देगा अगस्त डिग्री पे, ठीक है, लुइस 16 साइन कर देगा, ठीक है। लुइस 16 finally accorded a requisition of National Assembly and accepted the principle that his power would from now be checked by the constitution, और ये वो एग्री कर देता है कि हाँ अब उसकी जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर को चेक कर सकता है, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ठीक है, इसको ये याद होना चाहिए, ठीक है। द असेंबली पास्ड, जो असेंबली ने पास किया था डिग्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, उन्होंने एक डिग्री पास किया था जिसमें फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था कंप्लीटली, ठीक है। और ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश होगा, और
टैक्सेस जो क्लर्जी कम्युनिटी को मिलता था, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। तो जो क्लर्जी मेंबर थे उनको उनसे जबरदस्ती उनकी जो प्रिविलेज राइट्स थे वो देने पे मजबूर कर दिया। तिथे वर अबॉलिश, तिथे को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था। एंड द लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, जो लैंड चर्च के पास था वो सब कब्जे में कर लिया गया। और वो जो लैंड जो कब्जे में किया गया था, वो जो गवर्नमेंट ने कब्जे में किया वो कितने का निकला, 2 बिलियन रिविलेज का निकला। इतने का निकला कि इतना खजाना निकला कि फ्रांस का जो लोन, फ्रांस का जो कर्ज था वो निकल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नाउ ये हो गया, आपने इसको पढ़ लिया। नाउ अब हम देखेंगे, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे पहले। ये रिवाइज करने से पहले चलो ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, which is not very big. Okay, so this is France become a constitutional monarch. फ्रांस, अब देखो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च बनते हैं। देखो अगस्त डिग्री साइन हो गया, वो क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगस्त डिग्री क्या होता है। अगस्त डिग्री में आपको बताना पड़ेगा कि जब किंग ने साइन किया था, कब साइन किया था, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ठीक है। उस एक डिग्री साइन की थी जिसमें तो वो उसमें डिग्री मतलब डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसका फीचर ये था कि लैंड वाज टेकन अवे फ्रॉम क्लर्जी, लैंड ले लिया जाएगा क्लर्जी से, ठीक है। ओल्ड रिजीम विल abolished, ठीक है। फ्यूडलिज्म जो एंड देयर विल बी द एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस। तो फ्यूडलिज्म खत्म हो जाएगा, क्लरिकल क्लर्जी लोगों के जो प्रिविलेजेस थे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची कैसे। अब फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बनता है, वो अब कैसे राजा भी इसमें रूल करेगा, और राजा की रूल को चेक कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राजा की पावर्स को चेक करेगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, वो एब्सोल्यूट पावर से अब वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च बनेगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 17, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरी कंप्लीटली ड्राफ्ट हो चुका था 1791 में, पूरा कंप्लीटली ड्राफ्ट हो चुका था। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। वो कंप्लीट हो गया था, नेशनल असेंबली का ड्राफ्ट कम कंप्लीट हो गया 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च। उसका मेन क्या था कि पावर को उसको मोनार्च जो किंग का रूल है, उसके किंग के रूल की पावर को उसको लिमिट करना था, उसको कम करना था, उसको चेक करना था, ठीक है। द पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institution। अब जो एक इंसान के हाथ में पावर थी वो पावर अब कई लोगों के कई इंस्टीट्यूशन के पास होगी और वो डिवाइडेड रहेगी, ठीक है। द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हमने एक फिलोसफर थे जिन्होंने कहा था ना कि इट विल बी डिवाइड, द पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू सो दैट इट कैन नॉट, कि जिससे कि पावर को डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि अगर वो डिवाइड नहीं है तो सारी एब्सोल्यूट पावर डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन बन के बैठ जाएगा। तो इसीलिए पावर को डिवाइड करके इन्होंने सोचा कि हम फाइनली पावर को डिवाइड करके रखेंगे, किसी को एक को पावर नहीं देंगे, वो एब्सोल्यूट राजा नहीं बनना चाहिए, डेस्पोटिक पावर नहीं होनी चाहिए उसके बाद। दिस मेड अ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, यही क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनाता है इसको, ठीक है। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब ये फिगर है, ये दिखाएंगे कैसे अब नया पॉलिटिकल सिस्टम जो फ्रांसीसी सोसाइटी में बना है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इस डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट इसको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो अब देखो क्या है, जो जनता थी वो किस में डिवाइड कर दी गई थी, पैसिव सिटीजन एंड एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, ये वो सिटीजन हुआ करते थे जो वोट दे सकते थे। अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 बिलियन, 28 बिलियन में से 28 मिलियन पढ़ा था ना हमने कि रोज होके हमने स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव में पढ़ते कि पॉपुलेशन रोज होके आप कितनी हो गई, 28 मिलियन हो गए। तो उसमें से सिर्फ 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन थे जिनको वोटिंग राइट थे। और इनको वोटिंग राइट क्यों होता, क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था इसलिए, और ये टैक्स पे करते थे तो इसलिए इनको वोटिंग राइट मिला था, ठीक है। पैसिव सिटीजन कौन थे, जो जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था। अबाउट 3 मिलियन मैन, 3 मिलियन मैन थे, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ बिलो 25, और जितने यूथ है 25 से नीचे के वुमेन चिल्ड्रन, इनको भी वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। जिनको अधिकार मिला था एक्टिव सिटीजन का, वो वोट करके किसको इलेक्ट करते थे, इलेक्टर्स को, जो 50,000 होते थे, ठीक है। इसमें से वोट करके कैसे चूज किया जाता था, नेशनल असेंबली के मेंबर को,
जो कि 745 मेंबर्स होते थे, फिर ये ही चूज करते थे अपने मिनिस्टर्स। ठीक है, ये मिनिस्टर चूज करते थे। और ये नेशनल असेंबली किस कंट्रोल करती थी? किंग को कंट्रोल करती थी। मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स भी क्या करता था? किंग को कंट्रोल करता था। ठीक है, और इन्हीं दोनों का डिसीजन, इनको जो भी डिसीजन लेना होता था वो साथ में बैठ के साथ में लेना होता था। ठीक है, तो अब किंग के पास क्या बचा थी? विटो पावर बची थी। विटो पावर इज द पावर इन विच ही कैन से यस और नो टू सम थिंग्स। ठीक है, जो डिसीजन है उसको हाँ ना कर सकता है, तो उसके पास विटो पावर थी किंग के पास। ठीक है, उसके बाद अब एब्सोल्यूट पावर नहीं बची थी कि अब वो जो चाहेगा वही होगा, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन क्या करते थे? वो ही जुडिशरी के जजेस को वोट करके बैठाते थे, जजेस को भी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make a law in the National Assembly which was indirectly elected, that is citizens voted for a group of electors who turned closer to the assembly. Not all citizens however had the right to vote. Only men of 25 years of the age who pay taxes at least of 3 days of labor wages. तो मैंने बताया ना कि 25 ईयर्स के ऊपर के लोग जो कि एटलीस्ट 3 डेज की लेबर वेज, 3 दिन का लेबर वेज जो पे करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, उन्हीं को क्या दिया, उन्हीं को ये स्टेटस दिया गया था कि वो क्या हो सकते हैं, वो वही एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं और वो वोट कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग मेन एंड वुमेन्स एंड अंडर 25 ईयर्स के लोग थे उनको वोटिंग का क्वालिफाई ही नहीं किया गया था, क्योंकि वो अपना टैक्स पे करते थे और वो वुमेन्स को तो वो टैक्स भी नहीं पे करते थे और उनको इस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड then as a member of assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. ठीक है, अगर इलेक्टोर को अगर आपको एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आना है तो आपको क्या करना होगा? जो आपको तो पहली चीज आपको एक मैन होना पड़ेगा। ठीक है, वो मैन को ही वोटिंग राइट दिया करते थे। एंड दूसरा हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, मतलब आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में आना चाहिए, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी आप एक्टिव सिटीजन में आ सकते हैं। अब आ जाइए फिगर नंबर 8। ये है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ली बैरबियर इन 1790। द फिगर ऑन द राइट present France. The figure of the left symbolizes the law. ओके, सो जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज प्रिमिबल होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज देखें द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये देखो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि राइट्स ऑफ मैन के बारे में बात हो रही है और सिटीजन्स के बारे में बात हो रही है, बट वुमेन्स को तो दिया ही नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ ह्यूमंस नहीं दिया इन्होंने, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन के अधिकारों के बारे में बात हो रही है और मैन को ये इक्वल राइट्स देंगे। ठीक है, वुमेन्स का ये देते ही नहीं है। ठीक है, एंड इसमें कुछ सिंबल्स हैं, देखो यहाँ पे ब्रोकन चेन इसने ले रखी है और ये वुमेन विद द पंख वाली है, तो ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, तो ये इसके बारे में सिंबल्स ना आगे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, तो हम उसमें वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो वोटिंग राइट्स है ना, अभी तक वोटिंग राइट्स किसको मिला है? मेंस को मिला है, और वो भी अबव द एज ऑफ 25 को मिला है, विथ प्रॉपर्टी और हाइट, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी और जिनके जो टैक्स पे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते थोड़ा सा। The Constitution began the declaration of the rights of men and citizens, rights of such as, अब right कौन से मिले थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ men and citizen में? उसमें राइट्स मिले थे राइट टू लाइफ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली थी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिला था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो आपको राइट ऑफ लाइफ है, आपको जिंदगी का अधिकार, वो जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप जिंदगी, आपकी कोई जिंदगी ऐसे नहीं ले सकता, छीन सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपका ओपिनियन है, और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप कोई भी ओपिनियन रख सकते हो, आप राजू को पसंद कर सकते हो, राजू को नहीं पसंद रख सकते हो, और राजा इस बात के लिए कुछ नहीं कर सकता, आप किसी और को नहीं पसंद कर सकते हो, आप उस सोसाइटी में रह के आप अपना एक ओपिनियन बना सकते हो और उस ओपिनियन के लिए आपको कोई सजा भी नहीं मिलेगी, तो यू कैन हैव योर ओपिनियन एंड इट्स टोटली फ्री, मतलब आपको फ्रीडम है ओपिनियन रखने की। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने आप इक्वल है,
ठीक है। एंड दीज लॉज, दीज राइट्स वर क्या थे, नेचुरल एंड इनएरेबल थे। नेचुरल एंड इनएरेबल मतलब, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इनएरेबल मतलब नो वन कैन टेक अवे, मतलब कोई आपसे ले नहीं सकता, मतलब हाँ कोई आपसे ले नहीं सकता। इनएरेबल मतलब कोई आपसे ले नहीं सकता, तो ये अधिकार आपके जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई आपसे ले नहीं सकता। दैट दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स, और ये हर एक ह्यूमन बींग को बिलोंग करता है बाय बर्थ एंड कुड नॉट टेक अवे, और ये सारे सबको बर्थ से इन्वॉल्व होता है, कोई इसको ले नहीं सकता। इट वॉज ड्यूली ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल, और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि ये हर सिटीजन के राइट्स को, बचा के रखे, राइट्स को बचाए, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ये है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इन मैन एंड सिटीजन, ठीक है, इसका आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या राइट्स थे, सोच से नहीं पूछेगा, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए, आज की जो ये पार्ट 3 है वो यहीं तक। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊँगी, इसके आगे का पार्ट बढ़ाऊंगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।